अलावा छोटे पर्यटक स्थलों जैसा खींचन, केजरली ओशियां, जोधपुर, मानगढ़, अलवर, सांबर, सामोद, जयपुर व अन्य स्थलों को विकसित करने तथा मुख्य पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए लग्जरी टूरिस्ट वाहनों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश के जरूरतमंद कलाकारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजकीय संरक्षण प्रदान करने, उनके कल्याण संबल के लिए कलाकार कल्याण कोष में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। इससे राजस्थानी भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत राजस्थानी फिल्मों के निर्माण हेतु 25 लाख रुपए तक का इंसेंटिव सपोर्ट दिया जाएगा पहली बार। राजस्थानी फिल्मों हेतु GST में 100% की छूट दी जाएगी। राजस्थानी फिल्मों में जो GST लगेगा उसमें 100% छूट दी जाएगी। राजस्थान में फिल्म सिटी के निर्माण हेतु वाइबिलिटी गैप फंडिंग भी दी जाएगी। समस्त स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अपनाया जाएगा। प्रदेश भर के कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के लिए सभी जिलों में 30 मार्च को राजस्थान दिवस पर राजस्थान उत्सव का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए प्रदेश के 10,000 प्रतिभाशाली युवाओं को राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति, संस्कार, परंपराओं से रूबरू कराने के लिए प्रदेश के 10,000 प्रतिभाशाली युवाओं को, कलाकारों को एवं साहसिक खिलाड़ियों के लिए नेहरू यूथ कल्चर एक्सपोजर प्रोग्राम चलाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बलीबंदी जानते हैं आज़ादी कई वर्षों बाद भी थानों में FIR दर्ज करवाना कितना कठिन काम था। पहले लोग मारे मारे फिरते थे, फिर भी FIR दर्ज नहीं होती थी। हमारी सरकार ने इस और विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2019 में थानों में FIR निर्बाध रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित किया गया, अनिवार्य किया गया। पहले आम धारणा थी कि ज़्यादा FIR होने का मतलब है ज़्यादा अपराध होना, परंतु FIR अनिवार्य करने से संख्या बढ़ सकती है किंतु पीड़ितों को न्याय मिलता है। और यही बात नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में देखने को मिली, जो मैंने अभी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उत्तर में आपको मैंने समझाया था। कोशिश की थी समझाने की, कितने समझे मुझे नहीं मालूम। माननीय सदस्यों में आग्रह करना चाहूँगा, माननीय सदस्यों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, आंकड़ों के मायाजाल व अनावश्यक आलोचना से बचकर हमारे इस कदम को अप्रिशिएट करें। ये मेरी अपील है मार्मिक। हमने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की त्वरित जांच के लिए हर पुलिस जिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का गठन कर वहाँ महिला अधिकारी तैनात किए हैं। इसके अलावा जघन्य अपराधों के पर्यवेक्षण एवं अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई है। थानों में आने वाले पीड़ित नागरिकों को सकारात्मक माहौल मिले, ये जो अब तक राज्य के 341 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बना दिए गए हैं। बाकी पुलिस थानों में भी ये कार्य जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। ये सभी कदम हमारी सरकार की संवेदनशीलता की परिचायक है। राज्य में त्वरित न्याय की सुविधा उपलब्ध कराने, अपराधों की रोकथाम करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ साथ पुलिस को आधुनिक और सशक्त बनाए जाने के लिए हम प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। लंबित गंभीर आपराधिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज की DNA फिंगर प्रिंटिंग सुविधाओं विशेषज्ञों की सेवा लेते हुए जांच सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में जघन्य अपराधों की रोकथाम, आतंक अपराधियों की पहचान एवं आपराधिक रिकॉर्ड रखे जाने वाले इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। आगामी वर्ष में कुचामन, नागौर, बामनबाद, सवाईमाधोपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बानसूर, अलवर, तारनगर, चूरू, लाहौर, जोधपुर, नदबई, भरतपुर, आसपुर, नूगरपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय तथा बगरू, जयपुर में सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के मौजमाबाद, दूदू, रेनवाल, मांझी, जयपुर, नौर, हनुमानगढ़, चौरासी, ओबरी, डूंगरपुर, कल्याणपुर, खेरवाड़ा, उदयपुर तथा रिफाइनरी, पचपदरा, बाड़मेर में नए पुलिस थाने खोले जाएंगे। साथ ही भीमगढ़, देवगढ़, राजसमंद, बमरू, विराटनगर, जयपुर की पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमबद्ध किया जाएगा तथा मालाखेड़ा, अलवर ग्रामीण,
संडास बेगू चित्तौड़गढ़, गांधीनगर किशनगढ़, अजमेर थानों को सीआई स्तर थानों में क्रमबद्ध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 25 नवीन पुलिस चौकियां स्थापित की जाएगी। राज्य में नकली नोट, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंककारी गतिविधियों, गैर कानूनी संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी कार्रवाई हेतु राजगढ़ चूरू में एसओजी तथा बीकानेर और भरतपुर में एटीएस की चौकियां बनाई जाएगी। साथ ही जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा, एसएमएस हॉस्पिटल्स जयपुर तथा जयपुर अजमेर हाईवे पर अपराधों के नियंत्रण हेतु जयपुर आयुक्तालय में 3 नए थाने स्थापित किए जाएंगे। जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की वर्तमान संचार प्रणाली को बेहतर एवं सुरक्षित बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से एपको फेस सेकंड डिजिटल रेडियो ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को और व्यापक बनाते हुए राजस्थान पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। प्रदेश की जेलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के क्रम में कैदियों में रहने की बैरक, भोजनशाला, शौचालय इत्यादि की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, 40 खुले बंदी शिविरों में 240 आवासों का निर्माण, 26 जिला गांवों में एम्बुलेंस व सुरक्षा उपकरण जैसे नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर इत्यादि उपलब्ध कराने तथा उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करवाए जाना प्रस्तावित है। इसमें लगभग 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में संदिग्ध टेलीफोन कॉल्स एवं एसएमएस द्वारा रिश्वतखोरी के प्रकरणों की जांच हेतु एसीबी में डिजिटल वॉइस लॉगर की स्थापना की जाएगी। आम जनता के सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में वैर भरतपुर, डूंगरपुर बीकानेर, नैनवा बूंदी, सरारशहर चूरू, अनूपगढ़ गंगानगर, नीमका थाना सीकर, जालोर गंगापुर, सीटी सवाईमाधोपुर, सिरोही, नशीराबाद अजमेर, कटुम्बर अलवर, लाडनू नागौर, साधुर शहर गंगानगर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले जाएंगे। साथ ही थानागारी अलवर व कुचामन सिटी नागौर में कैंप कोर्ट खोले जाएंगे। बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा व जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाएंगे। गोगुंदा, उदयपुर, बालेश्वर, जोधपुर, पीलीभंगा व रावतसर, हनुमानगढ़, दौसा, थानागारी मुंडावर, अलवर, छबड़ा, बारा, काजूवाला, बीकानेर व हिंडोली बूंदी में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। श्री माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू, सोजत, सुमेरपुर, पाली व निवाई टोंक में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। गंगापुर, भीलवाड़ा, नोखा, बीकानेर, संगरिया, हनुमानगढ़ व लक्ष्मणगढ़, सीकर में सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। पाली, राजसमंद व अलवर में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण न्यायालय खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुशासन हमारा हमेशा ध्येय रहा है। हमारा ध्येय आमजन की सेवा करते हुए संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह सुशासन देना है। राज्य के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक हम सबसे पहले पहुंच चाहते हैं। सुशासन में कुछ लक्ष्य कई असंभव से लगते हैं, मगर जब मनोक्षम करते हैं तो वो असंभव भी संभव बन जाता है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी की ये पंक्तियां याद आ रही है, संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। हम इसी दिशा में काम करना चाहते हैं। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभार्थियों टारगेट ग्रुप तक सहजता, सुगमता एवं समय से पहुंचे, ये सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑथोरिटी के गठन की घोषणा करता हूं। प्रदेश के प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार सुदृढ़ीकरण हेतु नीमका थाना सीकर में एडीएम कार्यालय, नेचवा सीकर, नारायणपुरा, बानसूर, अलवर, रतनगढ़, चूरू, लवाण, दौसा में नवीन उपखंड कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित है। साथ ही तहसील गोविंदगढ़, अलवर को उपखंड कार्यालय में क्रमबद्ध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय का निर्माण कराया जाएगा। श्री महावीर दी, हिंडौन, करौली, आऊ, लोहार, जोधपुर, टपुकड़ा, तिजारा,
नौगावा, रामगढ़, अलवर, कल्याणपुर, पचपदरा, बाड़मेर, नगरपुर, उनियारा, टोंक, मित्रपुरा, बामनवास, सवाईमाधोपुर, बरावड़ा, सिकराय, बेजूपाड़ा, सैंथल, महुआ, दौसा, बरसी, चित्तौड़गढ़, माधोराजपुरा, चाकसू, आंधी, जयपुर व गुड़ा गोवर्धी, उदयपुर, वाटी, झुंझुनू उप तहसीलों को तहसील कार्यालय में क्रमबद्ध किया जाना। व जोबनेर, जयपुर, दोहड़ा, आसपुर व बाड़मेर ग्रामीण नवीन तहसील खोला प्रस्तावित है। सेवना, नौहर, हनुमानगढ़, आनंदपुर, कालू, जैतारण, पाली, किशनगढ़, अजमेर, बिचून, दूदू, जयपुर, गुड़ा, कटला, बांदीकुई, पापड़दा, सिकराय, कुंडल, दौसा, सावा, तारानगर, कातर, छोटी चूरू, बंदखोड़ा, आसपुर, ओबरी, सागवाड़ा, डूंगरपुर, कोयला, अंता, पारा, दूधवा, पचपदरा, बाड़मेर, रिंगस, सीकर, जावदा, बेगू, चित्तौड़गढ़, गडाला, बहरोड, अलवर, चितावा, नागौर, गुड़ा, चंद्र, टोडा भीम, करौली, रायथल, बूंदी तथा दिवेर, भीमगढ़, देवगढ़, राजसमंद में नई उप तहसील खोली जाएगी। प्रदेश में कोट कासिम, अलवर, बोरावड़, नागौर, दरियावद, प्रतापगढ़, गोविंदगढ़, बरडोड, अलवर व ऋषिदेव, उदयपुर को नगर पालिका बनाया जाएगा। विभिन्न राजकीय योजनाओं को ऑनलाइन करने में दस्तावेजों व भौतिक सत्यापन के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राजकीय योजनाओं को ऑनलाइन करने में दस्तावेजों व भौतिक सत्यापन के माध्यम से पात्रता का प्रमाणीकरण एक बड़ी बाधा है। आपको जानकर सदन को प्रसन्नता होगी कि समस्त योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन और दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करते हुए 2 अक्टूबर 21 तक गांधी जयंती के अवसर पर इसको पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे कि सबको आसानी से ये तमाम कार्य उपलब्ध हो सकेंगे। राजस्थान का भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर देश का अग्रणी टायर 4th स्टैंडर्ड का डाटा सेंटर है। ये आपकी सरकार को, वसुंधरा जी को इसके लिए बधाई, धन्यवाद। ये डाटा सेंटर टायर 4 स्टैंडर्ड का डाटा है। मैं तो इसमें ज़्यादा समझता नहीं हूँ, गया था, देख के आया था, मुझे ब्रीफ किया गया वहाँ पर इसमें क्या क्या उपलब्धि हुई है, क्या क्या उपलब्धि हो सकती है। तो मैंने वही मीडिया को कहा था कि मैं पिछली सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ। अरे शराब साहब, सबको समझो, बड़ा दिल रखे, बड़ा दिल रखे। ये समय किसी इंतजार नहीं करता है। समय के साथ में कोई फैसला अच्छे हो, पूरा करो काम को, तब जाके असली जो हमारी जो जनता के साथ में जो कमिटमेंट है, हम जनसेवक हैं, हम ट्रस्टी हैं, कहते तो हैं, परंतु वो भावना रखनी चाहिए हमें, तब जाके देश प्रदेश आगे बढ़ते हैं। तो ये काम आपने अच्छा किया है, उसका श्रेय आपको ही मिलता है। ये नहीं कि उसको मैं रोक दूं, बंद करूं, ताला लगवा दूं भामाशाह केंद्र को, फिर 2 साल बाद खोलूं मैं उसको। ये धंधे हम नहीं करते, ये धंधे आप करते हो। ये धंधे हम नहीं करते। हम तो इतना बड़ा 56 इंच का नहीं, 60 इंच का छीना रखते इस काम के लिए। राजस्थान का भामाशाह स्टेट देश का राजस्थान भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर देश का अग्रणी टायर 4 स्टैंडर्ड का डाटा सेंटर है। इसके माध्यम से राज्य व अन्य राज्यों के विभिन्न विभागों द्वारा तथा निकायों के साथ साथ स्टार्टअप, निजी क्षेत्र को भी IT की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हमें विचार है कि देश में डाटा सेंटर की सेवाओं से राजस्व प्राप्त करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के साथ साथ प्रदेश के विकास में उनके अनुभवों का लाभ लेने की दृष्टि से विभिन्न चयनित पदों पर सेवा नियमों में प्रावधान करते हुए लेटरल एंट्री में सरकारी सेवा में आने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसे लगभग 5000 भूतपूर्व सैनिकों को लाभान्वित किया जा सकेगा। हमारे कार्यकाल
हमारे पिछले कार्यकाल में पैसा गांवों के संग, पैसा शहरों के संग अभियान बहुत कामयाब रहे थे। शहरों के संग अभियान में 5 लाख पट्टे भी बांटे गए थे। अतः आगामी वर्ष में नियमों का सरलीकरण कर 1 मई 2021 से प्रशासन गांवों के संग तथा 2 अक्टूबर 21 से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाए जाएंगे। राज्य सरकार के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों कल्याण, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों कल्याण के लिए मैं 3000 करोड़ की राशि से कार्मिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा करता हूं। कोविड-19 की परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में वकीलों की समस्याओं के निराकरण एवं कल्याण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को सहायता प्रदत्त के रूप में देने की घोषणा करता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज CGHS, ये बहुत पॉपुलर है, के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगणों के लिए, पूर्व विधायकगणों के लिए राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी, अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS लागू करने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों के लिए लागू समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में दे राशि 3 लाख रुपए के वर्तमान विकल्प के साथ साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए प्रीमियम के आधार पर उनकी श्रेणी के अनुसार 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए तक का विकल्प भी दिया जाना प्रस्तावित है। कोविड-19 से उपजी विषम आर्थिक परिस्थिति से निपटने में हमें प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों को पूरा सहयोग मिला। उन्होंने अपने वेतन के एक अंश का सहयोग राशि के रूप में योगदान दिया है। अब मैं सभी कार्मिकों का आभार व्यक्त करते हुए उनके कोरोना के कारण डेफर किए गए वेतन, जो शायद 15 दिन का था, जो डेफर करते थे, हमने डेफर किए हुए वेतन लगभग 1600 करोड़ रुपए को वापस रिलीज करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान व उनके हितों का संरक्षण करने के लिए अलग से सेवा नियम बनाने की घोषणा करता हूं। इससे संविदा कर्मियों का विभागवार कैडर बन जाएगा। राज्य के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान SCM रीपा जयपुर में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, सिविल सोसाइटियों, आमजन की कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करते हुए 25 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। विभिन्न विभागों की योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों भुगतान प्रक्रिया जटिल होने के कारण आम जनप्रतिनिधिगण तथा कर्मचारी अधिकारियों को लाभ समय प्राप्त नहीं होते हैं। अतः इस प्रक्रिया को सरलीकरण, ऑनलाइन कर दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए डीम तथा ऑटो अप्रूवल जैसे प्रावधान किए जाएंगे। हमारी सरकार के समय तथा 2 वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट से आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि गणों में भी आशा व संचार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गत सरकार के समय तथा गत 2 वर्षों में प्रस्तुत किए गए बजट से आम जनता के साथ साथ माननीय सदस्यों में भी, जनप्रतिनिधि गणों में भी आशा का संचार हुआ है। इस कारण कई माननीय विधायक गणों के माध्यम से मुझे उनके क्षेत्रों के में कई छोटे किंतु महत्वपूर्ण कार्य कराने, संस्थाओं खोलने व अपग्रेड कराने संबंधी अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए। आंगनबाड़ी यथा विद्यालयों, महाविद्यालय में नए विषय, नए सब्जेक्ट खोलना है, संकाय खोलना है, नए GSS है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सा केंद्र है, पुलिस चौकियां इत्यादि। यद्यपि ऐसे प्रत्येक कार्य करने के लिए नाम व स्थान से बजट में प्रस्तावित किया जाना संभव नहीं है, नाम व स्थान। किंतु मैं यहाँ आश्वस्त करना चाहूँगा, ऐसे कार्यों करने के लिए आवश्यकता अनुसार समुचित प्रावधान करते हुए संबंधित विभागों को यथोचित निर्देश दिए जाते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से पानी पी लेता हूँ।
अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से हमने प्रदेश के हर क्षेत्र, हर उम्र, हर वर्ग की आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों को पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमने बजट में जो भी योजनाएं प्रस्तावित की है उनको समयबद्ध रूप से कुशलतापूर्वक लागू किया जाएगा ताकि हम अपने प्रदेश को प्रगति के शिखर पर ले आ सकें। मैं सभी मान्य सदस्यों से यह भी कहना चाहूँगा, उन्नति की सफर पर हम सबको साथ और बहुत दूर तक चलना है। उन्नति के इसी सफर पर हम सबको साथ और बहुत दूर तक चलना है। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। वसुंधरा जी तो परों से ऊपर उठ गई थी। वसुंधरा जी तो वो भी याद है मुझे, इनकी शेरो शायरी याद है मुझे। अरे आप तो कारीगर हो बहुत बड़े, गाने में भी सब तरह से। आपका तो गाने में भी, शायरी करने में भी, आपके शौक तो अदा अलग तरह की आपके। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। ये तो दौर भर थी, ये तो अभी देखिए ना, कोरोना आ गया, पता नहीं क्या होगा, बजट कैसे पेश करेंगे। आप भी बड़े मजे ले रहे थे, आने दो बजट, मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। ये जादूगर की जादूगरी है, देखो अभी आप। जादूगर की जादूगरी है, देखते जाओ, आगे आगे देखते जाओ अभी आप। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना। ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्ताव ला रहा हूं, कर प्रस्ताव ला रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। राज्य के कई अलाभकारी सामाजिक संस्थाएं मानवीय एवं सर्वधर्म सद्भाव की भावना से विशेष योगदान, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, भिक्षावृत्ति में संलिप्त, नशे से पीड़ित परिवारों की देखभाल तथा सामाजिक सरोकार की सराहनीय कार्य कर रही है। ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो रिस्क है इंडस्ट्री में, उसकी तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स SSIPS 2021 लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना में SGST का पुनर्भरण, मोटर व्हीकल टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, लीज राशि, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क, नियमन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में छूट तथा ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसमें बड़ी परियोजनाओं के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज का भी प्रावधान होगा। इन संस्थाओं के पक्ष में प्राइवेट व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अचल संपत्ति, अध्यक्ष महोदय, इन संस्थाओं के पक्ष में प्राइवेट व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अचल संपत्ति का दान करने पर स्टैंप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। जयपुर शहर में 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित करने की घोषणा करता हूं। इसमें कॉमर्शियल टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, स्टैंप, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, माइंस आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के लिए एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन एवं नीति निर्धारण का कार्य किया जाएगा। इसी भवन में स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर चोरी की सूचना देने पर DRI में मुखबिर प्रोत्साहन योजना संचालित है। इससे मैं कॉमर्शियल टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, माइंस आदि विभागों में लागू किया जाकर नगद प्रोत्साहन राशि जो पहले 50,000 में मिलती थी उसको बढ़ाकर मैं 1 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूँ। राजस्व अर्जन विभागों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं यथा पंजीयन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी का रिफंड, विद्युत शुल्क, खनिज जिप्सम के परमिट, परिवहन विभाग के टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट एवं परमिट आदि का संलग्न किया जाकर ऑनलाइन किया जाएगा। पंजीयन एवं मुद्रा विभाग
हम आमजन की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया को सरल पारदर्शी बनाएंगे। इस दृष्टि से मैं चरणबद्ध रूप से एनीवेयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने की घोषणा करता हूं। इससे आमजन को पंजीयन कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसी क्रम में डीएलसी दरों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्धारण किया जाकर जियो टैगिंग के साथ ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही टेक्निक जीआईएस के साथ नगरीय विकास कर यूडी टैक्स व्यवस्था पर भी लागू की जाएगी। कोविड-19 से प्रभावित रियल एस्टेट अन्य व्यवसायों को गति प्रदान करने के लिए आवासीय वाणिज्यिक भूमियों की डीएलसी दर 10% कम करने की घोषणा करता हूं। साथ ही रिसोर्ट, खनन, मोबाइल टावर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि की भूमियों की डीएलसी दरों को भी तर्कसंगत किया जाएगा। शहरी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की कीमत के फ्लैट पर स्टैंप ड्यूटी को 30 जून 21 तक की अवधि के लिए 6% से घटाकर 4% किया जाएगा। एफोर्डेबल हाउसिंग हेतु मुख्यमंत्री जीवन आवास योजना के तहत स्टैंप ड्यूटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1%, एलआईडी के लिए 2% है। इसे घटाकर 0.5% तथा 1% किया जाएगा। ये लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उपलब्ध होगा। आम जन को स्टैंप ड्यूटी में राहत देते हुए मैं राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टैंप ड्यूटी संपत्ति के बाजार मूल्य डीएलसी के बजाय अलॉटमेंट राशि पर लेना प्रस्तावित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकायों से पट्टा लेने से पहले ऐसी भूमि के संबंध में 14 जुलाई 14 के बाद निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी भूमि के बाजार मूल्य के स्थान पर डीएलसी के 40% ले जाना प्रस्तावित करता हूं। रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए विक्रय इकरारनामे एग्रीमेंट टू सेल पर प्रदत्त स्टैंप ड्यूटी के समायोजन की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने की घोषणा करता हूं। पैतृक संपत्ति के हक त्याग पर स्टैंप ड्यूटी की रियायत माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री, बुआ भतीजा, मामा भांजा, मामा भांजी तथा पति पत्नी को उपलब्ध है। हक त्याग पर स्टैंप ड्यूटी की रियायत, यह लाभ अविभाजित पैतृक संपत्ति के सभी सह हिस्सेदारों को और उनके उत्तराधिकारियों को भी दिया जाना मैं प्रस्तावित करता हूं। पुत्रियों के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी 1% व अधिकतम 1 लाख रुपए है, जबकि पुत्र वधुओं के लिए स्टैंप ड्यूटी 2.5% है। पुत्र वधुओं के को भी पुत्रियों के समान ही रियायत देना घोषणा करता हूं। साथ ही पोता पोती, दोहिता दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को स्टैंप ड्यूटी से पूर्ण रूप से मुक्त करने की घोषणा करता हूं। अरे आपके नहीं है क्या पोता पोती? आपके तो है ना। कटारा जी के होंगे। कैलाश मेघवारी तो राम राजी है। राम राजी है। अरे भाई इतना बड़ा निर्णय किया दोहिता दोहिती के लिए, पोता पोती के लिए। प्रतिभूति बंध पत्र सिक्योरिटी बॉन्ड पर देय स्टैंप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए करना प्रस्तावित है। साथ ही ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टैंप ड्यूटी के पुराने मामलों का निपटारा करने के लिए 1 अप्रैल 21 से एक नई एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। स्टैंप ड्यूटी के भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं ई पंजीयन योजना के अनुरूप करने तथा स्टैंप वेंडर्स की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्टैंप पर कमीशन को बढ़ाकर भौतिक स्टैंप पत्रों के समान किया जाएगा। प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं में निवेश प्रोत्साहन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट की परिभाषा को संशोधित कर इसकी परिधि में केंद्र सरकार व उसके उपक्रमों निकायों को भी सम्मिलित किया जाएगा। राजस्थान स्टैंप ड्यूटी अधिनियम 1998 में फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आदि से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में परिवर्तन के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी 0.5% देय है। अब मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन के दस्तावेजों पर भी समान स्टैंप ड्यूटी ली जाएगी। कोविड-19 के दौरान 10,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर देय
लैंड टैक्स पर ब्याज व साथ ही में 1 मई 20 से 30 जून की अवधि तक छूट दी गई थी। इस रियायत को मैं 30 जून 21 तक बढ़ाने की प्रस्तावित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 रिफ्स में 4,900 इकाइयों द्वारा 1.16 लाख करोड़ रुपए का निवेश तथा 1.96 लाख रोजगार सृजन हुए थे, जबकि 1 वर्ष की न्यून अवधि में रिफ्स 19 जो भी लागू किए 1 साल पहले अब तक 2,790 इकाइयाँ तथा 0.69 लाख करोड़ का निवेश तथा 69,750 रोजगार मिला है। ये नई रिफ्स 19 योजना राज्य के निवेशकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसे और प्रभावी और व्यापक बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रिफ्स 19 में डॉक्टर BR अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज के तहत अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट लिमिट 50% घटाई जाएगी। अधिकतम अनुदान को एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट EFCI के 150% से बढ़ाकर 200% किया जाएगा। 5% ब्याज अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति वर्ष 5 वर्ष तक अथवा 15% कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 2 करोड़ रुपए दी जाएगी। SC/ST उद्यमियों के लिए विशेष इंक्यूबेशन सेंटर चलाए जाएंगे। इस पैकेज हेतु SC/ST उद्यमियों का प्रोप्राइटरशिप फर्म में 100% अथवा पार्टनरशिप फर्म में एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में न्यूनतम 51% पुनर्निवेश होना आवश्यक होगा। मोस्ट बैकवर्ड एवं ट्राइबल एरिया में निवेश करने वाले पर भी रिफ्स 19 के तहत सभी को डॉक्टर BR अम्बेडकर SC/ST उद्यमी प्रोत्साहन विशेष पैकेज भारी लाभ दिए जाएंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी राजस्थान का परंपरागत उद्योग है। इसमें रोजगार की विपुल संभावना है। अच्छे क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य में जेम्स एंड ज्वेलरी गुड्स को रिफ्स 19 के सेवा क्षेत्र में जोड़ने की घोषणा करता हूं। कोविड-19 के दौरान राज्य में हेल्थ केयर सेक्टर में सराहनीय कार्य हुआ है। साथ ही वर्तमान वैश्विक परिवेश में हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के साथ साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API उद्योग लगने की भी संभावना है। अतः हेल्थ केयर सेक्टर एवं API को रिफ्स 19 के थ्रस्ट एरिया में जोड़कर प्रोत्साहन दिया जाएगा। रिसोर्ट एवं एम्यूजमेंट पार्क के लिए रिफ्स 19 के अंतर्गत न्यूनतम भूमि की शर्त क्रमशः 5 एकड़ एवं 10 एकड़ है, जिसे कम करते हुए बिल्डिंग बाय लॉज के अनुरूप रिसोर्ट के लिए 2 एकड़, एम्यूजमेंट पार्क के लिए 2.5 एकड़ करने की घोषणा करता हूं। सोलर एवं विंड ऊर्जा की राज्य में विपुल संभावना है। इन सेक्टर की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को रिफ्स 19 के अंतर्गत रोजगार अनुदान 75% से बढ़ाकर 90% करने की घोषणा करता हूं। रिफ्स 19 के क्लॉज 11.4 सेकंड में प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर उन पर भी ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य में ई-व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए चार्जिंग एंड स्वैपिंग स्टेशन को रिफ्स 19 के सभी सेक्टर में जोड़कर थ्रस्ट सेक्टर के लाभ दिए जाएंगे। विशेष रूप से ई-व्हीकल्स उत्पादन के लिए निवेश सीमा को 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ रुपए किया जाएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 14 कार्य अवधि ऑपरेटिव पीरियड 21 मार्च 21 तक है। कुछ इकाइयां अभी योजना अवधि में उत्पादन प्रारंभ नहीं कर पाई, जिन्हें लाभान्वित करने के लिए रिफ्स 14 की कार्य अवधि को मैं 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 23 तक किए जाने की घोषणा करता हूं। वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अध्यक्ष महोदय ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम 21 लागू किया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस योजना की अवधि 31 मार्च 21 तक रहेगी। इसमें मोटर वाहनों पर 31 जनवरी 21 तक के बकाया कर पर ब्याज शास्त्री को माफ किया जाएगा। ई रवाना के माध्यम से 31 जनवरी 21 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि कंपाउंड फीस पर 75% से लेकर 95% तक छूट दी जाएगी। बकाया राशि जमा होने पर नष्ट हो चुके वाहनों का नाशन तिथि के बाद का कर ब्याज एवं शास्त्री माफ किया जाना प्रस्तावित है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत वर्तमान कंपाउंडिंग फीस को कतिपय ट्रैफिक ऑफिसर के लिए कम किया जाना प्रस्तावित है। जैसे ओवरलोडिंग 20,000 से 5,000, वजन कम कराने से इनकार
करने पर 40,000 10,000, परंतु सीट माननीय अध्यक्ष महोदय सीट बेल्ट उल्लंघन एवं बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार कंपाउंडिंग फीस कम किए जाने का लाभ पूर्व में कारित ट्रैफिक ऑफिसर के संबंध में भी प्राप्त होगा। स्टेट कैरियर के अन्य श्रेणी मार्गों के लिए देय मोटर व्हीकल टैक्स की दूरी आधारित 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर तथा 300 किलोमीटर से अधिक है। प्रतिदिन संचालित 3 श्रेणी इसे युक्ति संगत बनाने तथा ट्रांसपोर्टर्स को राहत देते हुए न्यूनतम 100 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर के 8 स्लैब बनाकर प्रोग्रेसिव मोटर व्हीकल टैक्स लगाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। डंपर श्रेणी के वाहनों पर देय मोटर व्हीकल टैक्स को 1800 रुपये प्रति टन या उसके भाग के लिए अधिकतम 35,000 करोड़ रुपये वार्षिक प्रति वाहन निर्धारित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। 32 सीट से अधिक सीटों वाले ऑल राजस्थान संविदा परमिटधारी बसों के लिए देय मासिक मोटर व्हीकल टैक्स को 775 रुपये प्रति सीट प्रति माह घटाकर 700 रुपये अधिकतम 40,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। एक नई पहल करते हुए इसी श्रेणी की बसों के लिए संभागीय क्षेत्र के परमिट लेने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50% छूट भी देना प्रस्तावित करता हूँ। मैंने वर्ष 11-12 एवं 13-14 के बजट में ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के मार्गों पर नई पंजीकृत स्टेट कैरियर बसों को विशेष पथ कर में 100% छूट दी थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नई बसों का संचालन संभव हुआ एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई थी। उसी के अनुरूप इस मार्गों पर नई बस का संचालन करने पर मैं फिर से मोटर व्हीकल टैक्स में 3 वर्ष तक 100% छूट दिए जाने का घोषणा करता हूँ। स्टेट कैरियर एवं कॉन्ट्रैक्ट कैरियर की नई पंजीकृत होने वाली बसों का परमिट प्राप्त करने के लिए पंजीयन तिथि से 15 दिवस तक मोटर व्हीकल टैक्स की देय राशि से पूर्ण छूट देना प्रस्तावित करता हूँ। वाहन का उपयोग नहीं करने से पंजीयन प्रमाण पत्र आदि सरेंडर करने की न्यूनतम अवधि स्टेट कैरियर के अलावा अन्य वाहनों हेतु 1 कैलेंडर माह है। इसे व्यावहारिक बनाते हुए 30 दिवस किया जाएगा। सभी श्रेणियों के वाहनों की आरसी सरेंडर करने की अधिकतम अवधि 90 दिन निर्धारित की जाएगी। कोविड-19 के कारण बसें संचालित नहीं होने से टूर ऑपरेटरों को हानि हुई है। अतः इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स आरटा और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स रेटो से मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर्स द्वारा संचालित वातानुकूलित लग्जरी बसों को 1 जुलाई 20 से 30 जून 21 तक मंथली मोटर व्हीकल टैक्स से पूर्ण छूट देने की घोषणा करता हूँ। सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वाहनों की ओवरलोडिंग से जनहानि के साथ वायु प्रदूषण भी होता है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग के उड़न दस्तों फ्लाइंग स्क्वाड को पोर्टेबल वेइंग मशीन उपयोग कराई जाएगी। कोविड-19 से प्रभावित मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए पुराने वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर देय अतिरिक्त कर एडिशनल 1 टाइम टैक्स में दुपहिया वाहन कारों के लिए 31 मार्च 22 तक 50% छूट देने की घोषणा करता हूँ। मैंने 19-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार सभी प्रकार के ई व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 31 मार्च 22 तक इन वाहनों के क्रेताओं को जीएसटी का पुनर्भरण किया जाएगा। ई व्हीकल द्वारा राज्य में मोटर व्हीकल टैक्स से मुक्त है। इन वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु अलग अलग श्रेणी अनुसार एक मुश्त अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। 2 व्हीलर्स बैटरी क्षमता अनुसार 5,000 से 10,000 रुपये प्रति वहन, 3 व्हीलर्स बैटरी क्षमता अनुसार 10,000 से 20,000 प्रति वहन। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अप्रधान खनिजों की खोज की गति बढ़ाने हेतु निजी उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस दृष्टि उद्यमियों को नॉन एक्सक्लूसिव प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस दिया जाना प्रस्तावित है। NEPL धारक द्वारा बनाई गई प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा नीलामी करके खनन पट्टे दिए जाएंगे। निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड संबंधित धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हथकढ़ शराब के प्रचलन तथा पड़ोसी राज्यों में से आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में आबकारी थानों व चौकियों का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश में हथकढ़ शराब बनाने के लिए लिप्त परिवारों को इस कार्य से विमुख करके उनका पुनर्वास करने हेतु वर्ष 2009 में हमने नव जीवन योजना प्रारंभ की थी। इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसे व्यापक बनाते हुए ऐसे परिवारों की नशा मुक्ति, पुनर्वास, उनके बच्चों की शिक्षा तथा रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करने के हेतु एक विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। इस हेतु मैं 100 करोड़ रुपये नव जीवन कोष की घोषणा करता हूँ।
राज्य में शराबबंदी की मांग से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर राज्य में शराबबंदी की मांग से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर पूर्व विधायक श्री गुलशन छाबड़ा जी के साथ, जो हमारे नेता परिवार के बहुत करीब थे, कटारिया जी के साथ 8 सितंबर 2013 को हुए समृद्धि की पालना के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। स्वर्गीय छाबड़ा जी की याद में नैतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वर्गीय छाबड़ा जी की याद में नैतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से मद्य संयम हेतु स्वर्गीय श्री गुलशन छाबड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों की सदैव हितैषी रही है। इस दृष्टि में 1 मार्च 21 से 31 मार्च 22 तक की अवधि के लिए वर्तमान में देय मंडी शुल्क, कृषक कल्याण शुल्क, आड़त के संबंध में घोषणा करता हूं कि गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी और देसी घी पर मंडी शुल्क 1.6 से घटाकर 1 पैसे किया जाएगा। अन्य कृषि यंत्रों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर मंडी शुल्क 1.6 से घटाकर 1%, तो तिलहन पर 1% घटाकर 0.75% किया जाएगा। कृषक कल्याण शुल्क को तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देसी घी, अन्य कृषि यंत्रों यथा जौ, उड़द, मूंग आदि पर 1% घटाकर 0.5% एवं फल सब्जी पर 2% घटाकर 1% किया, फल सब्जी पर 2% घटाकर 1% तथा फल सब्जी पर आड़त 6% घटाकर 5%, तिलहन, गुड़, चीनी, इमारती लकड़ी, देसी घी व अन्य कृषि जिनसों पर आड़त 2.25 से घटाकर 1.75% की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। इसी कारण से कॉलोनाइजेशन एरिया के समस्त सैनिक काश्तकारों को भी कृषि भूमि आवंटन की बकाया किस्तों पर 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 की अवधि में 30 जून 21 तक की शेष रही बकाया किस्तें एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट दी जाएगी एवं अलॉटमेंट की समस्त बकाया किस्तें एक मुश्त जमा कराने पर मूल राशि में भी 10% छूट के साथ ब्याज 100% छूट देना पसंद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, त्रुटिपूर्ण डिक्लेरेशन फॉर्म्स को संशोधित करने तथा बकाया डिक्लेरेशन फॉर्म्स को प्रस्तुत करने की सीमा समाप्त होने के कारण व्यवहारियों को समस्या आ रही है। अतः इनकी अवधि 30 जून 21 तक बढ़ा देना प्रस्तावित है। साथ ही वैट 40E विपणी पेश करने की समावधि को 30 जून 21 तक बढ़ाकर ठेकेदार बढ़ा देना प्रस्तावित करता हूँ। वर्तमान राज्य में 50,000 रुपये व अधिक के माल के परिवहन हेतु ई-वे बिल जारी करना अनिवार्य है। छोटे व्यापारियों को हो रही असुविधा को ध्यान रखते हुए ई-वे बिल जारी करने की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की घोषणा करता हूँ। जीएसटी लागू होने के बाद रिपीट एक्ट तथा सेल टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एवं लग्जरी टैक्स से संबंधित मांग विभागों के साथ डिस्प्यूट एवं न्यायालयों में अनेक प्रकरण लंबित होने से व्यवहारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको जानने से प्रसन्नता होगी कि कोविड-19 से उद्योग व्यापार जगत पर पड़े विपरीत प्रभाव से मद्देनजर एक सरल, व्यापक, एकीकृत एमनेस्टी स्कीम 21 तुरंत प्रभाव लागू की जाएगी। ये पहली बार मूल टैक्स में भी छूट देना प्रस्तावित है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को लाभ देने हेतु कर निर्धारण के एक्स पार्टी आदेशों को रीओपन करने तथा रेक्टिफिकेशन हेतु आवेदन करने की अवधि को बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत कोई मॉनिटरी सीलिंग नहीं होगी। इसमें ब्याज एवं शास्ती में पूर्ण छूट के साथ मूल टैक्स में भी श्रेणी वाइज छूट होगी। जो पहले विकल्प देगा उसे अधिक छूट मिलेगी। यह स्कीम पूर्णतः ऑनलाइन एवं फेसलेस होगी तथा 30 सितंबर 21 तक प्रभावी रहेगी। मुझे एहसास है कि कोविड के कारण सभी वर्गों को हार्डशिप हुई है। अतः उपरोक्त कर प्रस्ताव में कोई भी नया कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एहसास है कि कोविड के कारण सभी वर्गों को हार्डशिप हुई। अतः उपरोक्त कर प्रस्ताव में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। बल्कि इस कोरोना काल में लगभग 910 करोड़ रुपए से अधिक की राहत प्रदान की गई है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधित प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित है। इन प्रस्तुत प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्वयन के लिए तथा अन्य प्रयोजनार्थ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधित अनुमान
20-21 में बजट अनुमान वर्ष 21-22। अब मैं 20-21 के संशोधित अनुमान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस प्रकार है। राजस्व 1,47,980 करोड़ 19 लाख रुपए प्राप्त किए। राजस्व क्या है? 1,90,701 करोड़ 80 लाख रुपए। राजस्व घाटा 41,721 करोड़ 61 लाख रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियां 1,172 करोड़ 39 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 58,360 करोड़ 82 लाख रुपए व्यय। पूंजी खाते में अधिक 41,811 करोड़ 57 लाख रुपए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 21-22 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 1,84,330 करोड़ 13 लाख रुपए। राजस्व व्यय 2,08,880 करोड़ 17 लाख। राजस्व घाटा 23,750 करोड़ 4 लाख। पूंजी खाते में प्राप्तियां 67,501 करोड़ 90 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 42,667 करोड़ 16 लाख रुपए। पूंजी खाते में अधिक 23,834 करोड़ 74 लाख। राजस्व घाटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट को देखते हुए राजस्व प्राप्तियों में आगामी वर्ष में भी पर्याप्त वृद्धि संभावित नहीं है। अतः सरकार के कार्यकलापों के संचालन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करने की दृष्टि से वर्ष 21-22 के बजट अनुमानों में राशि 23,750 करोड़ 4 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। फिजिकल डेफिसिट। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई अभिसंख्या के अनुसार वर्ष 21-22 के लिए शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की 4% निर्धारित की गई है। इस सीमा में वर्ष 21-22 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राशि 47,652 करोड़ 77 लाख अनुमानित है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP का 3.98% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा दिए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में की गई कटौती की तरफ दिलाना चाहूँगा। वर्ष 2021 में प्रदेश को प्राप्त होने वाली राशि में केंद्र सरकार द्वारा 14,094 लाख की कमी की गई। 14,000 करोड़ 94 लाख की कमी की गई है। साथ ही आगामी वर्ष हेतु भी मात्र रुपये 40,106 करोड़ 51 लाख का प्रावधान किया गया, जो कि वर्ष 2021 मतलब पिछले बजट के प्रारंभिक अनुमानों से भी 6,779 करोड़ 36 लाख कम है। हमारे द्वारा इस कमी की पूर्ति करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अनुमत अतिरिक्त ऋण सीमा का उपयोग करने के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन पर फोकस किया गया है। हमारे द्वारा कुशल वित्तीय प्रबंधन किया जाकर प्रदेश के सभी तबकों के कल्याण का ध्यान रखते हुए तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की कार्य योजना बनाते हुए एक दूरगामी विजन के साथ में बजट तैयार किया गया। मैं वर्ष 21-22 के वार्षिक विवरण सभा पटल पर रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 21-22 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रहा हूँ। साथ ही FRBM एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और राज्य वित्तीय नीति युक्ति विवरण, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट भी सदन में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्ष 21-22 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि विषम परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए हम पक्ष व विपक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि विषम परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए हम पक्ष व प्रतिपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। निगाहें में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे।
हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आप तो जानते ही हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्ताव को स्वीकृति की स्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रस्तावित किए जाने वाला विधेयक राजस्थान वित्त विधेयक 2021 श्री अशोक गहलोत प्रभारी मंत्री। पहले बजट मुख्यमंत्री जी राजस्थान आए हुए अनुमान उपस्थान करेंगे। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य आय व्यय अनुमान वर्ष 2021-22 का उपस्थापन करता हूं और इसे सदन की मेज पर रखता हूं। विधेयकार पूर्व स्थापित किए जाने वाला विधेयक राजस्थान वित्त विधेयक 2021 श्री अशोक गहलोत प्रभारी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2021 को पूर्व स्थापित करने के आगे प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2021 को पूर्व स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। पक्ष में वो आ गए हैं, विपक्ष में वो ना गए, जो पक्ष में वो आ गए, विपक्ष में वो ना गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करता हूं। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्राधि वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक माल लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वित्त लेखे खंड 1 व खंड 2 वर्ष 19-20 और विनियोग लेखे वर्ष 19-20 सदन की मेज पर रखता हूं। सदन की बैठक गुरुवार दिनांक 25 फरवरी 2021 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और बजट में क्या कुछ घोषणाएं रही और क्या इसके हाइलाइट्स रहे वो हम आपको बता रहे हैं। 4 दिवंगत एमएलए के नाम पर गर्ल्स कॉलेज खोला जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। अभी तक का अगर कहें तो आज जो बजट भाषण रहा है वो सबसे लंबा बजट भाषण रहा है। करीब 2 घंटे 48 मिनट के करीब जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बजट भाषण रहा है। सबसे लंबा बजट भाषण ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पढ़ा, और इस दौरान कई अहम घोषणाएं जो हैं वो भी उन्होंने की हैं। दो घंटे 46 मिनट, एग्जैक्टली 2 घंटे 46 मिनट का यह बजट भाषण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इस दौरान इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा की है। बजट स्पीच जो है उनका अभी अभी खत्म हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 घंटे 46 मिनट अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण अगर कहें तो वो रहा है। साल 2021-22 का बजट उन्होंने पेश किया। तो कई अहम घोषणाएं जो हैं इस दौरान की गई हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है।